हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका जो पीडीएफ है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल ने किस देश में तेल की खोज की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में ओवीएल ने कोलंबिया में तेल की खोज की है। तो दोस्तों, कोलंबिया के कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने कुएं खोदे हैं तेल के, और यहां पर तेल की खोज हुई है। तो दोस्तों, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? उराका 9 और सीपीओ 5 ब्लॉक और लर्नोस बेसिन। तो ये 3 स्थान हैं जहां पर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने हाल ही में तेल की खोज की है। कोलंबिया ने 2008 में बोलीदौर में, जो कि एक स्थान है कोलंबिया का, वहां पर ओवीएल यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को ब्लॉक सीपीओ 5 प्रदान किया था। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक और विदेशी शाखा है। दोस्तों, यहां पर बात आई है ओएनजीसी की। तो ओएनजीसी की अध्यक्ष और एमडी कौन है? अलका मित्तल। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ओएनजीसी की अध्यक्ष और एमडी पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है अलका मित्तल। दोस्तों, यहां पर बात आई है ओएनजीसी की। तो ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। और अलका मित्तल इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश अमजद अहत तेसम सईद ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, अमजद अहत तेसम सईद जो हैं वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, यानी उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश के। तो न्यायाधीश अमजद अहत तेसम ने 23 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने अमजद अहत तेसम सईद को शपथ दिलाई है। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है, और जो चीफ जस्टिस है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों? नाम याद रखिएगा, अमजद अहत तेसम सईद। यहां पर बात आई है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक उत्तरी राज्य है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना यूनियन टेरिटरी के रूप में यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और दोस्तों, ये जो स्टेट का दर्जा है इसे कब प्राप्त हुआ था? 26 जनवरी 1971 को। यानी 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना था, और यूनियन टेरिटरी कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। अगर हम बात करें दोस्तों कैपिटल की, तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं। एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। तो जो शिमला है वो समर कैपिटल है, और जो धर्मशाला है वो विंटर कैपिटल है। ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें गवर्नर की, तो कौन है दोस्तों गवर्नर? तो गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है दोस्तों? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर हैं। और यहां पर अगर हम विधानसभा सीटें की बात करें तो यहां पर 68 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस स्थान से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों, उस स्थान का नाम है फ्रेंच गुआना। क्या नाम है? फ्रेंच गुआना। तो अभी हाल ही में इसरो ने फ्रेंच गुआना से GSAT-24 नामक एक सैटेलाइट को
सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसरो ने कब किया है इसे लॉन्च? 23 जून 2022 को। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए इसरो के द्वारा बनाया हुआ GSAT-24 फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका वजन कितना था? 4180 किलोग्राम। कितना था दोस्तों? 4180 किलोग्राम। और यह जो सैटेलाइट है ये पूरी इंडिया यानी ऑल इंडिया को कवरेज करने वाला होगा। और जो डायरेक्ट टू होम सेवा है जिसे हम DTH बोलते हैं, तो इसके लिए भी ये काम करेगा। अब यहां पर बात आई है दोस्तों इसरो की। तो इसरो से जुड़े हुए सभी पॉइंट हम जानने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में S सोमनाथ जो हैं वो इसरो के चेयरमैन हैं। ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है, तो वो कौन है दोस्तों? S सोमनाथ। ठीक है दोस्तों, और ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसके अंतर्गत काम करने वाला एक संस्था है। इसके अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम क्या है? इसरो है। ठीक है, और भारत की स्पेस एजेंसी भी कौन है? इसरो है। अगला प्रश्न है FIH प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नीदरलैंड में FIH प्रो लीग का आयोजन किया गया है जिसमें भारतीय टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है दोस्तों? तीसरा स्थान हासिल किया है। तो नीदरलैंड का एक स्थान है, एक शहर है जिसका नाम है रॉटरडैम। क्या नाम है दोस्तों? रॉटरडैम। तो वहां पर FIH प्रो लीग का आयोजन किया गया। तो इसमें भारतीय टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और पहला स्थान किसने हासिल किया है? अर्जेंटीना ने, और दूसरा स्थान नीदरलैंड ने, और तीसरा स्थान किसने हासिल किया है? इंडिया ने हासिल किया है। दोस्तों यहां पर बात आई है FIH की। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए दोस्तों FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। अब हेडक्वार्टर अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का एक स्थान है लुसाने, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट हैं तो वो कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन है दोस्तों? नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो हैं वो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, और एक बात और याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये पूरे देशों में हॉकी को कंट्रोल करने वाली एक संस्था होती है, यानी जो भी सदस्य होते हैं इसके, तो वहां पर हॉकी को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क यानी वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने महामारी घोषित किया है? तो दोस्तों जो वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क है उसने हाल ही में मंकी पॉक्स को महामारी घोषित करने की घोषणा की है। ठीक है, विश्व हेल्थ नेटवर्क ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो मंकी पॉक्स बीमारी है ये अब तक 58 देशों में फैल चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार से कोरोना फैला था उसी प्रकार से ये बीमारी भी ना फैल जाए, तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और ये कहा है कि अगर पूरी दुनिया इसके साथ एक साथ लड़ाई लड़ेगी तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, नहीं तो ये बीमारी भी बहुत नुकसान कर सकती है दुनिया को। दोस्तों यह एक वायरल संक्रमण है जो कि चूहों और गिलहरियों से उत्पन्न होता है और व्यक्तियों में फैल जाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो बुखार आता है, दाने निकलते हैं और जो लिम्फ होते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सूज जाते हैं। मंकी पॉक्स जो है वो आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलता है और फिर अपने आप ये समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें मृत्यु दर भी देखी गई है, इसलिए ये खतरनाक बीमारी माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो यूरोप महाद्वीप है वहां पर इसका प्रकोप अभी हाल ही में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है, और नहीं तो इसका प्रकोप जो है
वो अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई देता था, लेकिन अब ये जो है 58 देशों में फैल चुका है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों तपन कुमार ढेका जो हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? तपन कुमार ढेका। चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है, तो उसकी जो नियुक्ति समिति होती है, उसने तपन कुमार ढेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वह किसका स्थान लेंगे? तो वह अरविंद कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। दोस्तों वह अगले 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। इससे पहले वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में ही स्पेशल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। वह मूल रूप से असम के रहने वाले हैं। कौन दोस्तों? तपन कुमार ढेका। यहां पर बात आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की या आईबी की, तो आईबी से जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारे देश की एक खुफिया एजेंसी है और यह देश के आंतरिक मामलों यानी इंटरनल अफेयर्स पर नजर रखती है। यह एक तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करने वाली प्रमुख एजेंसी होती है, जिसका मुख्य काम होता है देश के अंतर्गत इंटेलिजेंस डिटेल्स को कलेक्ट करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि जो जम्मू कश्मीर है ये G20 ग्रुप की जो बैठक होने वाली है अगले साल यानी 2023 में भारत में, तो उसकी मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य दोस्तों? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर साल 2023 में G20 बैठकों की मेजबानी करेगा। केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर ने इसके लिए 23 जून को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। भारत पहली बार 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करने वाला है। भारत G20 समिट का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में करेगा। इंडिया ट्रेड्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO इसके लिए वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए प्रगति मैदान का पुनर्विकास कर रहा है। दोस्तों यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है कि जो जम्मू कश्मीर है वो G20 की बैठकों की मेजबानी करेगा, यानी G20 की जो बैठकें हैं वो जम्मू कश्मीर में होंगी। बाकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? दिल्ली कर रहा है। G20 के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, जो कि 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और ना ही इसका मुख्यालय है। G20 की सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 2/3, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 85% है इनके पास, और ग्लोबल निवेश का 80% है और ग्लोबल ट्रेड का 75% अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इन 20 देश जो हैं, ये जो 20 देश हैं, ये पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं वर्तमान समय में। G20 का उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक हासिल करने के लिए अपने सदस्यों के बीच नीति का समन्वय बनाना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा इनको। भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। यानी कुल मिलाकर के G20 में कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी ODI, T20 और टेस्ट, इन सब से उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो रुमेली धर हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड हैं
और इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, रोमेलीधर की बात करें तो वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। उन्होंने 22 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रोमेलीधर 38 साल की हैं और उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। टीम इंडिया के लिए 27 जनवरी 2003 में उन्होंने डेब्यू किया था। 78 महिला वनडे खेले हैं, जिसमें से 961 रन बनाए हैं और 63 विकेट लिए हैं और 6 अर्धशतक लगाए हैं। 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1 अर्धशतक के साथ 236 रन बनाए हैं। टेस्ट में 8 विकेट लेने का कारनामा किया है। दोस्तों, 18 टी20 मैचों में उन्होंने 131 रन बनाए, 13 विकेट लिए और वह 2005 से 2018 तक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलती रही हैं। तो दोस्तों, ये है सभी पॉइंट रोमेलीधर से रिलेटेड, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, OVL ने किस देश में तेल खोजा है, यानी तेल की खोज की है? हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, 2023 में G20 सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।